जब शुरुआत करनी होती थी तो किसी भी इंटरव्यू की या फिर उसका इंट्रो वगैरह है वो कैसे आपको तैयार करना है, कैसे उसका आउट्रो करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको, वो सारे चैलेंज होते थे। शुरुआती वीडियोस को आज भी कई बार देखता हूँ तो हंसी आती है। बिल्कुल। एक नहीं, हमारे कई चैनल डिलीट हुए हैं। 2017 के बाद ऐसे रूल्स चेंज किए, ऐसे नॉर्म्स आए यूट्यूब के कि उसके बाद उन्होंने इसमें मोनेटाइजेशन के लिए कुछ ऐसे नॉर्म्स लागू किए। जब पहली पेमेंट आई तो लगा कि यार ये भी काम होता है, और उस दौरान में पढ़ाई किया करता था। तो 2013-14 का जो समय था उस दौरान में वो रूल्स वगैरह इतना कुछ भी नहीं था। कुछ भी रूल्स नहीं थे। मैं बता रहा हूँ, लोगों ने किसी की वीडियो हमने इच्छा हुई उसकी डाउनलोड की, फिर तो जब रूल्स आए तब क्या हुआ? तब सबसे बड़ा चैलेंज था वो आपके लिए रूल। लेकिन डर उस चैनल डिलीट होने से ज्यादा ये था कि ये पेमेंट जो जितनी बनी है ये आ जाए बस। एक बार एक मूवी के लिए ऑडिशन दिया, एक फिल्म आई थी, भिवानी के ही प्रोड्यूसर थे, अभी वो स्टेज पे आई, बाद में वो बनी 2012-13 में। तो जो यूथ आ रहा है, खास करके नए बच्चे आ रहे हैं, आप कीजिए पत्रकारिता, लेकिन अपनी फैमिली को भी देखना है आपको, और अपनी जिस संस्थान को चला रहे हो उसको भी आपको देख के चलना है। एक दिन आपके केसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो आप फिर कोर्ट में जाएंगे या कवरेज के लिए अपनी फील्ड में जाएंगे। अगर आप रियल में एक क्रांतिकारी सोच के हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और आप रियल में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप करें। यहाँ पे आप अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ। आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति आज के दिन आपके ऊपर FIR कर देगा। ये जो लोग कह देते हैं कि भाई 100-200 रुपये के माइक आईडी लेकर के 5,000 रुपये का मोबाइल लेकर के लोग फील्ड में उतर जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे देखते हो आप? कभी भी किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे बात करें, ब्लैकमेल नहीं करना है। आप अगर इच्छा शक्ति से अगर कोई अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, चाहे डिजिटल हो, मेन स्ट्रीम हो, या फिर कोई और क्रिएटर हो। अब बड़ा बॉलीवुड स्टार भी तो बाहर आके कोई पैकेट उठा के बोलता है, वो उसके चार्जेस करता है, करोड़ों रुपए करता है। और देखिए दौर बदलता है। अब शुरुआत हुई प्रिंट की, उसके बाद रेडियो आया, रेडियो में भी जर्नलिज्म होता था, उसके बाद टीवी आ गया, उसके बाद टीवी के बाद ये डिजिटल मीडिया आ गया। और डिजिटल मीडिया में आप देखिए किसी भी टीवी चैनल, जो न्यूज़ चैनल है, उनके सबके प्लेटफॉर्म तो हैं वहीं पे। टीवी की और अखबार की भी नहीं बनती थी, रेडियो और अखबार की भी नहीं बनती। अच्छा, आज इसी बात पे और पूछना चाहूँगा कि आज के दिन आप क्या देखते हो? क्या टीवी और अखबार के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी डिजिटल मीडिया के साथ बन पाती है? कहीं तालमेल बैठ रहा है? अब तो वो लोग ही खुद यूट्यूब पे चैनल बना के खड़े हैं। जनता के बीच में कैसा मिलता है? पब्लिक के बीच में बहुत प्यार मिलता है। पब्लिक, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। कई बार किसी व्यक्ति से मैं मिला और वो मेरे से 1 घंटे बात कर रहा है, तो मुझे अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उससे 1 घंटे भी बात कर लेता हूँ। तो टीवी चैनल मुझे अच्छी सैलरी के साथ ऑफर करते हैं, और कुछ तो ऐसे टीवी चैनल हैं जो जैसे मेरा कोई दोस्ती काम कर रहा है या मुझसे बड़ा सीनियर काम कर रहा है, उसके लिए मुझे ऑफर आ गया। अब उसको वहां से निकाल दें और मुझे वो पैसा मिल जाए, वो सैलरी मिल जाए, वो चैनल मिल जाए, ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि भाईचारा पैसे से बड़ा है। ऑडियंस अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, पहले एक प्लेटफॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। तो ऐसे में अब कहाँ देख पा रहे हो? क्योंकि ऐसे में तो ना इनकम रहेगी, ना शायद वो ऑडियंस रह पाएगी, क्योंकि ऑडियंस भाग रही है, आगे आगे भाग रही है, और हम शायद उसके पीछे पीछे। मैं जो रिप्लाई दूंगा ये शायद उन क्रिएटर के लिए बड़ा डरावना होगा, जो खास करके न्यूज़ फील्ड में आ रहे हैं। एक दिन मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और भाई और बहनों, आज से ये प्लेटफॉर्म बन। समय बदल रहा है और समय के साथ सूचना के साधन भी बदल रहे हैं। सूचना हर जगह पर कैसे पहुंचे, जितना जल्दी पहुंच सके, उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो बदली जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। जो ये सूचना का माध्यम है किस प्रकार से बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, कौन लोग इनमें नए आ रहे हैं, कौन पुराने जो हैं नए सूचना के माध्यमों को अपना रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, और इस नए सूचना के माध्यम में आप कैसे पहुँच सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम भिवानी में पहुंचे हैं। भिवानी में हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, और विनोद शर्मा भिवानी के बड़े ही अच्छे जाने माने रिपोर्टर्स में से एक हैं, और डिजिटल मीडिया का एक अहम हिस्सा है यहाँ पर, और काफ़ी बेहतरीन इनकी रिपोर्टिंग रहती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, एक ऐसे दौर में ये रिपोर्टिंग का काम शुरू किया था इन्होंने जब शायद इस डिजिटल मीडिया को कोई जानता नहीं था। आज जानेंगे इन्हीं से कि किस प्रकार से आज तक का इनका सफ़र रहा है,
किस प्रकार से जो YouTube का सफ़र रहा, कैसे फेसबुक पर पहुँचे, कैसे इंस्टाग्राम तक पहुँचे, और ये जो तमाम जो सफ़र में क्या कुछ बाधाएं आई, क्या कुछ मुश्किलें आई, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो विनोद भाई, आपका स्वागत है चैनल पर। और क्योंकि काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है ये आज के दिन, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि अलग अलग जगहों पर लोग डिजिटल मीडिया की कहीं खिलाफत करते हुए नज़र आते हैं, कहीं पर उसकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? पहले तो आपके इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, जो कि चरखी दादरी से लेकर ऑल ओवर हरियाणा की आप खबरें दिखाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर VTS लाइव पर हमें आप लेकर आए हैं, आपने स्पेस दिया है, उसके लिए शुक्रिया। और मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं कि इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी पहचान आपकी भी उतनी ही है। आपने भी बहुत एफर्ट लगाए हैं और उस दौर से आप कर रहे हैं काम जब शायद डिजिटल पत्रकारिता काफ़ी कम लोग करते थे, चुनिंदा लोग करते थे, और सामान्य पत्रकार या बड़े पत्रकार जो, जैसे आज रवीश कुमार नाम आता है या फिर शुभांकर मिश्रा नाम आता है, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म छोड़ दिए हैं। ये लोग भी, या फिर इनसे जुड़े कुछ लोग जो कि लोकल स्टिंगर के तौर पे काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते थे, वो चैनल्स को या हम बात करें जितने भी बड़े टीवी चैनल थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और यूट्यूब को बस उपहास का विषय माना जाता था। आज हर किसी बड़े पत्रकार का, लोकल पत्रकार का जो प्रिंट के साथ जुड़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक के साथ जुड़े हैं, वो आज डिजिटल में काम कर रहे हैं, या तो उनका अपना चैनल है या किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ के वो काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन। तो हम उस दौर से आए हैं, आप भी उस दौर से आए हैं। वो बड़ा चैलेंजिंग फेस था, आपको भी पता है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं 18, आप बात कर रहे हैं, वैसे तो सोशल मीडिया और खास करके मैं यूट्यूब पे आ गया था 2013 में। उस टाइम शायद कम था, हरियाणा में कुछ एक लोग होंगे शायद क्रिएटर होंगे, लेकिन हम भी नहीं थे उस अलग तरीके से हम अर्न किया करते थे, वहाँ हमारा फेस नहीं था। मैं उस पे भी अगर बात करेंगे तो हम करेंगे। हम 2018 के बाद लगभग आए हैं। 2018 MP इलेक्शन था 2019 में, उससे पहले हमने काम स्टार्ट किया था, लेकिन फेस नहीं बन पाया। तो उस दौरान तो बड़ा चैलेंज यही होता था कि आपके पास माइक ID कहाँ से लेके आएंगे, आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, और खास करके हर आदमी जब शुरुआत करता है उसके पास बड़े बड़े गैजेट नहीं होते, आपके पास 1 लाख रुपए का कैमरा नहीं होगा, और भी सामान्य सी ऐसी बातें हैं कि आपके पास वो गैजेट नहीं होते, इक्विपमेंट नहीं होते जो आपको चाहिए होते हैं, तो आदमी जुगाड़ करता है। और जुगाड़ तब ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे भी आपको ऐसा सिखाया जाए या आपको कहीं और से सीखने को मिले कि आप ऐसे ऐसे ये चीज़ें अरेंजमेंट करेंगे और फिर आप फील्ड में उतरेंगे। इससे पहले जब शुरुआत करनी होती थी तो किसी भी इंटरव्यू की या फिर उसका इंट्रो वगैरह है, वो कैसे आपको तैयार करना है, कैसे उसका आउट्रो करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको, वो सारे चैलेंज होते थे। शुरुआती वीडियोस को आज भी कई बार देखता हूं तो हंसी आती है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी कई बार अपने वीडियोस को देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये मैं था, और बाद में सोचता हूं कि अरे काफ़ी बदलाव आ गया है। वो एक दिन थे शायद, और वो एक समय था जो अभी निकल चुका है, और शायद हम तो ये मानते हैं कि वो गोल्डन समय था जहाँ से हमने शुरुआत की। लेकिन मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि विनोद भाई काफ़ी समय से हैं, और मैं इनको किसान आंदोलन के समय इनको पहली बार मिला था, और पहली बार मिला तो जो इनकी एक एनर्जी थी उसने अपने आप ही हम दोनों को एक साथ लेकर के आए, और हमने काफ़ी समय से अब हम एक साथ काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे का कहीं ना कहीं साथ भी दे रहे हैं। तो वो चीज़ें रही हैं। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मुझे पता था कि शायद एक बार चैनल डिलीट भी हो गया था। एक नहीं, हमारे कई चैनल डिलीट हुए हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ 2013 से हम काम करते आ रहे थे, तो उस दौरान तो हम कॉपीराइटेड या फिर मतलब किसी और का कॉपीराइट होता था, कंटेंट कैसे उठा के अरेंज करते, और तब आइडिया नहीं था कि कैसे कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ें नहीं, वो आइडिया सब था, लेकिन कंटेंट किसी और का होगा तो हम उसको यूज करते थे, वहां से अर्न करते थे। 2017 के बाद ऐसे रूल्स चेंज किए, ऐसे नॉर्म्स आए यूट्यूब के कि उसके बाद उन्होंने इसमें मोनेटाइजेशन के लिए कुछ ऐसे नॉर्म्स लागू किए। उससे पहले तो आपने एक चैनल क्रिएट किया, जब हम काम किया करते थे, आपने चैनल क्रिएट किया, और कोई भी वीडियो, कहीं की भी वीडियो, किसी भी, जैसे मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपकी ही डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दिया, तो वो सीधी मोनेटाइज हो जाया करती। बिल्कुल, मोनेटाइजेशन का कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं होता था, किसी का कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं होता था।
तो फिर उस दौरान हम काम क्या करते थे इस तरीके से। तो मुझे भी ऐसा भरोसा नहीं था, बस शौकिया तौर पे हमारा एक ग्रुप था या आपस में कुछ लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो यूट्यूब पे काम कर लिया करते थे, कुछ लोग बाहर से किया करते थे, आपस में कनेक्शन था, तो यूं ही था कि कर रहे हैं। जब पहली पेमेंट आई तो लगा कि यार ये भी काम होता है, और उस दौरान मैं पढ़ाई किया करता था। तो शायद मेरी पहली पेमेंट आई तो शायद 15 या 16 2015-16 की बात होगी, क्योंकि इतने टाइम हमने काम किया, वीडियोज भी वायरल हुए, लेकिन पैसे कैसे आते हैं, किस तरह की मतलब वो वीडियोस होते थे, सॉन्ग्स के होते थे, हाँ, या म्यूजिक वगैरह के होते थे या कॉमेडी वगैरह के, जैसे अमित भड़ाना भी उस दौर में थोड़ा शायद 14-15 में ही अमित भड़ाना आया होगा, 2013 में शुरुआत, जो कुछ एक लोग उनकी वीडियोस भी आपने इस्तेमाल की थी? कर लेते थे, किसी की भी यूज कर लेते थे। मैं यहाँ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उस दौरान डांस की वीडियो वायरल होती थी, वो ज्यादा डांसर हरियाणवी भी, जैसे सपना चौधरी काम करती थी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। कहीं से हम रिकॉर्ड कर लिया हमने फोन में, तो उसको डाल दिया कहीं पे डांस प्रोग्राम। ठीक है। तो इस तरीके से हम काम किया करते थे उस दौरान। तो अगर मैं जैसे मैं भी, क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो 2017 में मैं आया था इस लाइन में, क्योंकि उससे पहले प्रिंट मीडिया में थे तो इतना वो होता नहीं था, लेकिन जब से हम डिजिटल मीडिया में आए, हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया, तो रूल्स बहुत ज़्यादा थे उस वक्त। तो 2013-14 का जो समय था, उस दौरान में वो रूल्स वगैरह इतना कुछ भी नहीं था क्या? कुछ भी रूल्स नहीं थे। मैं बता रहा हूँ, लोगों ने किसी की वीडियो, हमने इच्छा हुई उसकी डाउनलोड की, फिर तो जब रूल्स आए तब क्या हुआ? तब सबसे बड़ा चैलेंज था वो आपके लिए। रूल्स इसलिए आए क्योंकि उसके बाद जियो आ गया, और जियो सबको फ्री मिलने लग गया, तो डाटा कंज्यूम करेंगे लोग, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो कुछ एक की क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी क्रिएटर बन जाऊंगा। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, सेम ऐसा ही जो हम करते थे वैसे ही उन लोगों ने भी करना शुरू कर दिया, और कहीं की वीडियो कैसे ही उठा के डाल देते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जब आने लगता है, यूट्यूब को ऐसे लगने लगा कि अब तो भाई इसमें बड़ा डंगा आ रहा है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसमें 10,000 व्यूज का 10,000 मिनट का क्राइटेरिया आया था 2017 में। फिर उसके 1 साल बाद ही उन्होंने और इसको हार्ड कर दिया, क्योंकि 10,000 मिनट भी कहीं ना कहीं से वो कर लेते थे। तो फिर उन्होंने ये 4,000 घंटे, ये 2014-15 के बाद की बात बता रहे हैं आप? ये तो 2017 में आया ना, जब जियो आपको फ्री मिल रहा था, 10,000 मिनट्स का था। उसके बाद वो चेंज कर दिया इन्होंने, कुछ एक महीने बाद उसको और ज्यादा हार्ड कर दिया था। तो मैं भी 2017 में, फिर हमने जब उस दौरान जैसे हमारे चैनल डिलीट होने तभी भी स्टार्ट हो गए थे। मेरा चैनल जिसकी पेमेंट ही काफी ज्यादा आनी थी, और वो चैनल मेरा डिलीट, उस पर स्ट्राइक आ गई, किसी कंपनी ने स्ट्राइक दी। ठीक है। अब उस पर 2 स्ट्राइक थी, तो वो चैनल फिर मैंने वहाँ की जितनी भी वीडियो थी सबको प्राइवेट कर दिया, और कुछ समय बाद मैंने उनको डिलीट भी कर दिया। उनमें कुछ वीडियो तो ऐसी थी कि मिलियंस में थी, तो डिलीट कर दी। मुझे वहाँ डर लग रहा था, तो वो पेमेंट तो हमारी आ गई, हालांकि आपकी यूट्यूब के बाद जब चली जाती है एडसेंस तो पेमेंट आ जाती है, यूट्यूब नहीं रोकता, फेसबुक रोक लेता है। तो वो पेमेंट तो आ गई, हालांकि वो चैनल हमारा फिर कुछ दिन बाद उन्होंने स्ट्राइक दे दिया था, और वो डिलीट हो गया था। ऐसे कोई 50,000 सब्सक्राइबर का चैनल। कैसा लगा था उस दौरान में जब पहला चैनल डिलीट हो गया था? उस टाइम एक तो स्टूडेंट थे, लेकिन डर उस चैनल डिलीट होने से ज्यादा ये था कि ये पेमेंट जो जितनी बनी है ये आ जाए बस। मुझे चैनल का ये डर नहीं था, चैनल की सारी वीडियो प्राइवेट लगा दी थी। तो उसके बाद उसकी फिर वो जो वो था, उसका फ्लो था, वो रुक गया ऑटोमेटिक। आपको भी पता है, वीडियो प्राइवेट होने के बाद मतलब कंटेंट नहीं जा रहा तो ऑडियंस डाइवर्ट हो जाती है आपकी। तो ऐसे ही फिर तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि हमारे कितने चैनल, कोई 10,000 सब्सक्राइबर का कोई शुरुआत थी, कई सारे चैनल डिलीट हुए, वो डिलीट हुए। तो ये सब रहा। ठीक है। अच्छा, आप सीधे मुद्दे पे आते हैं कि न्यूज़ चैनल में आए, डिजिटल मीडिया, जिसको आज के दिन हम कह सकते हैं सूचना का एक साधन, जिसको लेकर के आज हम ये शायद वीडियो भी हम उसी वजह से बना रहे हैं। कैसे, मतलब एक म्यूज़िक के वीडियोज़ आप डाल रहे थे, उससे निकल करके इसमें कैसे पहुँचे, या फिर उससे पहले कहीं किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में या कहीं पर काम किया था, कैसे आया? मैं
पढ़ाई के दौरान ही, ग्रेजुएशन के टाइम से ही एंकरिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। ओके। और मैं कंपनी के लिए, जब मेरी छुट्टियां होती थी तो मैं कई कंपनियों के लिए मैं जाता था एंकरिंग के लिए। ओके। जो छुट्टियां होती थी या मुझे जो उनके प्रोग्राम्स वगैरह हाँ होते हैं हाँ उनके लिए। प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इवेंट्स में मतलब मेनली। ओके, इवेंट्स। ठीक तो है। वहाँ से तो ये कॉन्फिडेंस ऑलरेडी था कि पब्लिक में बोलना कैसे है। कॉलेज टाइम भी हम थिएटर क्या करते या फिर हम मंच पर कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे। ये मेरे गुरुजी जितने भी रहे हैं स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम, उन्होंने इतना खुल के मुझे जीने दिया है और जो भी लाइफ थी वो उसको इतना, वो मुझे फैमिली मेंबर की तरह लेके चले, इतनी ब्लेसिंग रही उनकी। इसी बदौलत मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था। और दूसरी तरफ वो वीडियो डिलीट हो गई थी या चैनल डिलीट हो रहे थे, तो 2017-16 में हमने कॉमेडी करना स्टार्ट किया। कॉमेडी खुद अपना वीडियो बनाते थे या फिर कैसे होता था? अपनी बनाना 2016 में। कलाकारों को लेकर के या खुद आप अपना ही? कुछ जैसे ग्रुप होते हैं कॉलेज के ही, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे हुए, दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने खुद का ही एक कुछ बना लिया। हाँ, वो वाइन्स वगैरह वो चल रही थी, तो फिर दिमाग में था कि यार क्रिएटिविटी थी, कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले जैसे 2012 के आसपास हो गए या 13 के आसपास मैंने कुछ एक छोटी मूवीज के लिए ऑडिशन दिए थे। ओके। और हरियाणवी, एक हरियाणवी भी और हिंदी भी। क्योंकि मैं 8th क्लास से जब से मंच कर रहा था स्कूल में, जैसे मैंने स्किट वगैरह की थी, प्ले वगैरह करते थे, तभी से वो था एक। और सीरियल वगैरह, DID वगैरह, सारेगामापा, ऐसे बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो आते थे। तो वहां से दिमाग में ये होता था कि यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। तो स्कूल में जब भी अखबार में देखते थे, तो स्कूल टाइम 8th या 9th के बाद में जब भी जहाँ यूँ पता लगता था कि यहाँ पे ये ऑडिशन चल रहा है, मैं चला जाता था। होना कुछ नहीं होता था उन चीज़ों में, लेकिन वहाँ से एक वो दिमाग में वो चीज़ें रहती गई। एक बार एक मूवी के लिए ऑडिशन दिया, एक फिल्म आई थी, भिवानी के ही प्रोड्यूसर थे, अभी वो स्टेज पे आई, बाद में वो बनी 2012-13 में हुई, तो उसका भी मैं पार्ट बना था। कौन सी फिल्म थी? VM बेचैन ने बनाई थी, बिन तेरे बेचैन। अभी मैंने देखा है उसका, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। हम कुरुक्षेत्र में हरियाणवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, हम वहाँ पे गए थे और तब उसकी पूरी कास्ट के साथ हमने इंटरव्यूज़ भी किए थे। हमारे चैनल पे पुराने वीडियोज़ में आपको मिल भी जाएंगे। काफ़ी ठीक ठाक फिल्म बनाई गई थी और आई डोंट नो कि क्या हुआ कि वो बड़े ही दिन के बाद रिलीज़ हुई, क्योंकि चेहरे काफ़ी जाने माने थे उस दौरान के। उस दौर की अच्छी मूवी थी, लेकिन उसके बाद तो अब आज के दिन में आप देखेंगे तो एक मोबाइल से अच्छी मूवी बन सकती है, जो मूवी बनी थी। अब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हुई हैं। तो उसके बाद जैसे वहाँ से ये दिमाग में था कि यार कर सकते हैं, तो कॉमेडी स्टार्ट कर दी और कैसे करना है वो थोड़ा बहुत सीख लिया था। ठीक है, कर लेते हैं मैंने वो किया। फिर वो कॉमेडी वाली नहीं चली, तो फिर बीच में फिर मैं जॉब भी लग गया था। किस तरह की जॉब? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लग गया था। क्या करते? कॉलेज में जी, तो क्लेरिकल। तो उसके बाद फिर कुछ एक टाइम वहाँ पे जॉब की, जॉब भी स्किप कर दी, क्योंकि जॉब से दिमाग में ये था कि इस सैलरी से काम नहीं चलेगा। और रियलिटी है कि आज के दिन एक रेडी वाला ज़्यादा पैसे कमा लेता है, सिर्फ उसे ये सोच छोड़नी पड़ेगी कि वो जॉब करेगा। हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, हर आदमी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जॉब करनी होती है, हमने भी की है। कॉलेज टाइम भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भी मुझे छुट्टियां मिलती थी, चाहे मेरा 2 दिन का शो है, मैं एंकरिंग के लिए जाता था। पैसे जरूरी होते हैं, और जितने भी मिले, मैं तो ये कहना चाहूँगा जिसको भी जितने रुपए की जॉब मिलती है, पैसे जहाँ मिलते हैं, शुरुआत में अगर आपको नीड है तो आपको कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जानूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि इतनी मतलब क्या जद्दोजहद थी कि भाई आपको पहले से ही लगा था नहीं कुछ काम कर लेते हैं तो कुछ पैसे आ जाते हैं क्या? क्योंकि जैसा मैं आज आपको देखता हूँ तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा दिखाई देता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ऐसा क्या था कि मतलब कॉलेज दौरान के में ही आपने सोचा कि नहीं कुछ पैसे कमाने चाहिए, मुझे अपने लिए कमाने चाहिए या परिवार के लिए कमाने चाहिए? क्यों सोचा वो चीज़? मेरी सोच शुरू से रही है कि मैं फैमिली या पापा के लिए मैं मददगार बनूं, उन्हें तकलीफ ना दूं। और ऐसा नहीं था, जब भी मेरी नीड्स होती थी, पापा मुझे 100 रुपये चाहिए होते थे, मुझे 500 रुपये देते थे या 200 रुपये। डेली का मैं कॉलेज टाइम में खर्च करता था बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब यार दोस्तों में बैठ के कुछ खाना पीना है या फिर वो चीज़ें हैं, तो पापा ने कभी नहीं रोका। और शायद यही चीज़ रही होगी कि
उन्होंने इतनी छूट भी दी थी मुझे। मैंने जॉब छोड़ी तब भी उन्होंने एक दिन नहीं पूछा मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बस यही बात कहते थे कि बेटा तुझे ही देख के अपने हिसाब से चलना है। वो भरोसा ये था कि उस भरोसे के बलबूते फिर मैंने इतने एफर्ट लगाए कि मैं कर लेता हूँ। दूसरा मेरा शौक था, जैसे स्टेज करता था मैं, मेरे शौक के काम करता रहा। एंकरिंग में मजा आते थे, ऑडियंस इकट्ठी हो गई, आप माइक पे बोल रहे हो, आपको सब सुन रहे हैं, तो वो चीजें वहां से हो रही थी। पैसा फिर मुझे मजा आने लग गया कि पैसा भी आता है, ठीक है। आपको एक वक्त ऐसा भी होता था कि आपको होटल भी मिल रहा है एंकरिंग के दौरान, आपको आपके असिस्टेंट वगैरह मिल रहे हैं, सुपरवाइजर हैं, वो सब मैनेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही थी। तो एक बार मैं तो ये पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को पैसे कमाना सिखाएं, बचपन से सिखाएं। जिस दिन बच्चा पैसे कमाना सीख लेगा उस दिन वो गलत रास्तों में नहीं जाएगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी। ठीक है। तो पहला वीडियो जो था अपना इस डिजिटल मीडिया में एज ए न्यूज़ एंकर, कब पहला वीडियो कब? वो तो पहला तो जो और पहले के लिए क्या आपने दिमाग में सोचा था कि भैया आज यहाँ से शुरू करते हैं? हमने यहाँ एमपी इलेक्शन से पहले 2018 की बात है, तब हालांकि वो तो आज होगा भी नहीं वीडियो, मुझे ध्यान नहीं है किस चैनल पे हमने डाला था। तो एमपी इलेक्शन में हमने सर्वे करना स्टार्ट किया था, तो माइक अरेंज किया था, ऐसा बोया का माइक था, वो दिल्ली से हम लेके आए थे। ठीक है। और मोबाइल वगैरह से ऐसे शूट किया था उसको। तो पहला वीडियो हमारा वो था, लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो मतलब वो चैनल भी कंटिन्यू हो, हाँ वो नहीं हो पाया। ठीक है। अब जिस तरह जो भिवानी अपडेट नाम से जो आपने चैनल अभी स्टार्ट कर रखा है, और मेरे ख्याल से लगभग 3 लाख शायद सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं टोटल। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसको यूट्यूब को देखेंगे तो लगभग 5 लाख के आसपास हमारे फॉलोअर के आसपास। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे लगभग 3 लाख के आसपास है। तो यहाँ ये वाला जो चैनल की जो जर्नी थी ये कब से स्टार्ट हुई? ये तो 2019 इलेक्शन के बाद हम इलेक्शन के बाद क्योंकि इलेक्शन टाइम में काम करता था वहाँ पे अहिरवाल बेल्ट में। तो 2019 इलेक्शन मैंने किसी और चैनल पे किया। उस दौरान मेरा मन नहीं था, मैं सही बताऊं तो आपको, जब मैंने वो चैनल की 3-4 वीडियो जो शुरुआती क्रिएट की पब्लिक रिव्यू लिए, उस दौरान भी मन खुश नहीं था कि यार पब्लिक के बीच में जाना और एक आध व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, वो चीजें स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें होती थी। मेरे साथ भी हुआ कई बार कि लोगों ने पहले पूछा कि कौन से चैनल से हो, तो जब मैंने उनको बताया कि यूट्यूब चैनल है और ये, तो बोला नहीं यूट्यूब वालों को बाइट नहीं देते हम। तो कई बार हुआ ऐसा, तो बड़ा बुरा भी लगता था। लेकिन आज शायद वो खुशी भी है कि आज लोग हमें आगे से फ़ोन करके और स्पेशल बुलाते हैं कि आप आइए और आपको ही हम इंटरव्यू देंगे, तो ये आज खुशी भी है जी। तो उस दौरान फिर मैं वहाँ अहिरवाल बेल्ट में था। 2019 इलेक्शन में विधानसभा की बातें हैं ये। तो वहाँ पे हमने काम किया, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद फिर उसी दौरान में मेरा एक चैनल और था विनोद शर्मा के नाम से, और उस दौरान वो ट्रेंडिंग में था। हमने स्टार्ट कर रखे थे उस दौरान, ये विधानसभा के दौरान की शायद बातें हैं। मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता था, मैं कैमरे के सामने हमेशा क्रिएटर बनना चाहते थे। क्रिएटर और कैमरा मेरा लव है बचपन से, क्योंकि शौक था फिल्मों में जाने का, वो चीजें थी दिमाग में, लेकिन हो नहीं पाया। तो कैमरे के साथ जुड़ना था। तो फिर कलाकारों के इंटरव्यू हमने स्टार्ट कर दिए थे, हरियाणवी कलाकारों में कई बड़े कलाकारों के भी इंटरव्यू किए थे। कुछ एक वीडियोज हमारी लाखों में भी गई थी, ठीक है, वो चीजें। लेकिन वो चैनल भी पता नहीं, उसमें भी शायद कह सकता हूँ कि भगवान परीक्षा ले रहा था, वो चैनल डिमोनेटाइज हो गया और उस पे भी काफी वीडियोस थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं किस रीजन से, मतलब यूट्यूब ने उसको डिमोनेटाइज कर दिया। तो आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो फिर उस पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, फिर तो कंसिस्टेंसी वहाँ रही नहीं। कुछ एक वीडियो कभी कभार कर दिया करते, फिर उस चैनल को भी छोड़ दिया। फिर दिमाग में कई साथी थे, जैसे हरियाणा में बड़े पत्रकार हैं, नाम ले सकते हो आप, जैसे जगदीप शर्मा है, स्टेप अप जे सर। जी बिल्कुल, स्टेप अप जे सर के नाम से उनका चैनल था, मैंने भी देखा है उनका चैनल। अच्छे तो बहुत अच्छे, बड़े भाई की तरह मेरे साथ उनका रहता था। और भी कई लोग हैं, तो उनमें से जैसे कुछ एक ने सलाह दी कि यार आप, फिर मेरा ये था कि मैं, हमारा एक चैनल और था NCR न्यूज़ 24 करके, मैं सोच रहा था कि ऑल ओवर हरियाणा या फिर दिल्ली के आसपास के जितने NCR के इलाके हैं यहाँ पे हम काम करें।
तो फिर वहाँ पे हम काम करना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन जगदीप भाई ने या कुछ लोगों ने ऐसे सलाह दी कि, और कुछ लोगों की यहाँ की भी डिमांड थी कि आपके लोकल में एक चैनल होना चाहिए, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, जैसे करनाल ब्रेकिंग न्यूज वगैरह वो तो वहाँ पे थे, यहाँ कोई चैनल नहीं था जो लोकल बेस्ड हो। तो फिर दिमाग में आया कि भिवानी अपडेट ये किया हमने और छा गए स्टार्ट। बस भिवानी के लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं कहूँ इन लोगों ने, आज मैं एहसान नहीं उतार सकता, इन्होंने पसंद किया और हमारी खबरों को प्यार देना स्टार्ट किया, भरोसा किया, उन्हीं की बदौलत है सर। बिल्कुल सही बात है, दर्शकों की बदौलत हम हैं, अगर दर्शक ना हो तो शायद हम नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर और भी बात रहती है कि दर्शकों तक हम क्या चीज़ें पहुँचा पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो सोच के साथ आपने शुरू किया था, क्या आज आप वो चीज़ें पहुँचा पा रहे हैं दर्शकों को? वही जो सोच के साथ जो चीज़ें आई थी, क्या वही डिलीवरी आज है? अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है, मैं आपको बताऊं तो। अब जैसे ही सब लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो मैं इस विषय पे भी आऊंगा, हर मैं भी जानना चाह रहा हूँ उसी विषय पे, क्योंकि हालात काफ़ी बदल रहे हैं, तो उन हालातों के ही ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं पर्सनली, कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ कॉल कर लेते हैं, तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। उस पर बताऊँगा मैं कि पत्रकारिता में इस दौर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जब हम आए थे उस वक्त में आपकी वैल्यू थी, और मुझे ऐसा कभी भी फील करने को नहीं मिला कि मुझे किसी ने ये टोका हो कि मैं आपको बाइट नहीं दूंगा। चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर, एसपी लेवल तक के जो अधिकारी थे, वो आपको पर्सनली इंटरव्यू दे देते थे, आपके साथ बाइट करते थे। लेकिन कुछ दौर, जैसे अभी मनीषा का एक प्रकरण हुआ था डिगावा मंडी के आसपास, तो उस लड़की के मामले में बहुत सारे लोग पत्रकारिता करते थे, तो उनमें से कुछ एक के ऊपर एफआईआर हुई। उससे पहले भी कुछ लोग किसान आंदोलन में कर रहे थे काम, या उसके बाद चुनाव में कुछ लोग काम कर रहे थे, तो किसी नेता ने मानहानि का दावा कर दिया और केस कर दिए, या फिर कोई मिस्टेक हो गई तो ऑलरेडी केस हो रहे थे। लेकिन ये दौर जो वर्तमान का है, इसके बाद तो मैं रोजाना ही कहीं ना कहीं अखबारों में या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन अखबारों के पढ़ लेता हूँ कि फलाने यूट्यूबर के ऊपर आज एफआईआर हुई, या फिर केस फलाने डिपार्टमेंट ने कर दिया, फलाने ऑफिसर ने कर दिया, और कुछ लोगों को तो जेल तक हुई है। आपने करनाल के केस देखे होंगे, करनाल का भी, और गोहाना का भी एक लड़का भी वो साथी है, हमारे यहाँ के देसी पत्रकार भी अंदर गए हैं। करमू तो कई बार यात्राएं करते ही रहते हैं, वो आपको पता है जेल की। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये जो केस हुए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ें उठाई थी, और शायद सच आवाज़ें उठाई थी, सच था काफ़ी सारा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कहने का तरीका गलत हो, लेकिन जो मुद्दे थे वो सही थे, और ऐसे में मैं मान के चलता हूँ कि पत्रकार को कई तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एज ए न्यूज़ रिपोर्टर हमें कई जगह के स्टिंग भी करने पड़ जाते हैं, तो उन पे भी केस हमारे ऊपर ही आएगा, और कई बार कड़वे सवाल पूछ लेते हैं, तो उसकी वजह से भी लोग केवल परेशान करने के उद्देश्य से वो लोग भी केस कर देते हैं। तो इसके लिए तो आई थिंक तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। आप ये मान के चले ना, आपके ऊपर मान के चलो कि 20-30 एफआईआर हो जाती हैं, आप रोज या तीसरे 5वें दिन कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, आप क्या कर लोगे? एक वक्त होता है जब आपकी फैमिली भी फिर पीछे हटने लगती है, आपकी फैमिली को भी आपकी नीड होती है, फाइनेंशियली भी आप उतने मजबूत होने चाहिए, लेकिन वो चीज़ें फिर हो नहीं पाएंगी ना, आप न्यूज़ रिपोर्ट दे पाएंगे। तो मैं तो जो यूथ आ रहा है, खास करके नए बच्चे आ रहे हैं, आप कीजिए पत्रकारिता, लेकिन अपनी फैमिली को भी देखना है आपको, और अपनी जिस संस्थान को चला रहे हो उसको भी आपको देख के चलना है। एक दिन आपके केसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो आप फिर कोर्ट में जाएंगे या कवरेज के लिए अपनी फील्ड में जाएंगे। एक तो शब्दावली पे अपनी पकड़ रखनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी होती है, और दूसरा ये भी है कि कहाँ कैसे कवरेज करनी है। कई बार कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट से भी हो जाती हैं। अब मैंने देखा यूपी का एक केस, एक लड़का कोई सीओ है वहाँ का, कोई अच्छा वायरल है, मैं उसका नाम भूल गया, कुछ चौधरी है, और वो
के इंटरव्यू के लिए उसको प्रेशराइज कर रहा है बार बार। बाद में उसकी एक वीडियो आती है, उसकी चोटें लगी हुई हैं, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो आप जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज करके इंटरव्यू नहीं ले सकते। किसी ऑफिसर के साथ बातें कैसे करनी है, किसी कर्मचारी के साथ बातें कैसे करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। और खास करके आम आदमी के साथ भी आप अगर बात कर रहे हो तो एक लहजे में एक उसकी भी इमेज होती है, उसकी आपने इमेज उतारनी नहीं होती, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चूक शायद हम लोगों से भी हो जाती हैं, या जो लोग ऐसी यात्राएं, जेल यात्राएं कर चुके हैं, जिनके ऊपर केस हो चुके हैं, उनकी मिस्टेक रही होंगी। ऐसे कुछ एक फिर आप मान के चलो कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बार बार कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं, मान लो आप कोई रोड, एक आपने एमपी का केस देखा होगा, रोड ठेकेदार ने पत्रकार को मार डाला और उसको सीमेंट में चिनवा दिया। तो आप उस लेवल पे किसी को तकलीफ दे रहे हैं, वो बातें तो सही हैं, लेकिन सामने वाले की सोच कितनी सही है। वो क्रिमिनल माइंड होगा तो रुकेगा नहीं, फिर वो अपना काम करेगा। आपको नहीं लगता कि अगर ये चीज़ें थोड़ा सा हम अगर ब्रॉड लेवल पे करते जी, आप जैसे एक भिवानी अपडेट करके अब केवल एक ज़िले तक सीमित हुए, अगर इसी चीज़ को हम अगर हरियाणा लेवल पे कर रहे होते तो हो सकता है ये चीज़ें ना होती, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्टर्स होते, सारी चीज़ें होती, एक बड़े चैनल के तौर पे हम भी काम करते, तो शायद ये ना होता। या फिर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कैमरे के साथ प्रेम था और उस प्रेम के लिए मैं इसमें आ गया, मैं रिपोर्टर कभी नहीं बनना चाहता, क्रिएटर बनना चाहता था। तो या फिर आप उस क्रिएटर वाले फील्ड में ही जाते, हो सकता है जहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज तैयार कर रहे होते या कुछ और चीज़ें तैयार हो रही होती जिसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप ना होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ये चीज़ें तो मैं आज का यूथ जो है मोस्टली कॉल करते हैं मुझे, नए लड़के, मैं कहता हूँ कि आप पत्रकारिता सिर्फ इस बात को सोच के स्टार्ट मत करें, खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो कहीं, कि भाई बस आपने विनोद शर्मा को देख लिया, आपने किसी बड़े नाम को देख लिया और अपने दिमाग में ठान ली कि मुझे भी ये बनना है। नहीं, आपको किसी को देख के स्टार्टिंग नहीं करनी है। अगर आप रियल में एक क्रांतिकारी सोच के हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और आप रियल में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप करें। यहाँ पे आप अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ। कुछ बड़े लेवल के अगर प्लेटफॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे भी अर्निंग देखेंगे, तो वो भी मैं तरीका समझाऊंगा, लेकिन उनका तरीका और उनका दायरा अलग हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट्री टाइप करते हैं तो अर्निंग ज़्यादा होती है। न्यूज़ फील्ड में रेवेन्यू नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप मान के चलिए कि एक किसी वीडियो पे 10,000 या 20,000 के बीच में व्यूज आते हैं न्यूज़ फील्ड में, तो $1 बनता है। $1 यानी कि 90 रुपये बनते हैं, लगभग 90 रुपये। और इसमें आप मान लो कि आपने किसी स्टोरी को करने के लिए आप अभी गाड़ी से चल रहे हैं, तो आपने मान लो कि 500 या 700 रुपये लगा दिए। आपका कैमरा पर्सन है, आपका हेल्पर है, आपकी एडिटिंग या आपकी पीछे प्री प्रोडक्शन की टीम है, आपका एक खर्चा नहीं निकलेगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप खुद भी कर रहे हैं, मान के चले कि 30,000 की सैलरी आपकी कहीं होती, वो चीज़ आप यहाँ पर अरेंज नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं हो पाएगा, उतना नहीं कमा पाएंगे अगर कमाई के नज़रिए से आ रहे हैं। मैंने शुरू में बता दिया, अगर आप क्रांतिकारी सोच के हैं, समाज सेवा करनी है, किसी ना किसी की हेल्प करनी है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी बड़े चैलेंज हैं, और वो चैलेंज यही है कि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति आज के दिन आपके ऊपर FIR कर देगा, क्योंकि पत्रकारिता की जो वैल्यू थी पहले, पत्रकार की जो छवि थी, पत्रकार की जो मर्यादा थी, वो सब धूमिल हो चुकी हैं। डिजिटल की बात तो कहाँ तक करें कि बेचारे ऐसे बड़े नाम जो कि टीवी एंकर हैं या फिर बड़े पत्रकार हैं, उन्हें फील्ड में धक्के खाने पड़े हैं। और एक वक्त ऐसा होता था कि पत्रकार जब आता था तो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े नेता उनसे डरते थे कि कहीं ये आपके बारे में आप गलत कर रहे हैं तो गलत ना लिखिए, नेगेटिव इमेज ना चली जाए, गलत ना कर दे। इसलिए पत्रकार के साथ बना के रखनी है। बड़े बड़े नाम हुए पत्रकारिता में, फिर उसके बाद वो लोग पॉलिटिक्स में भी आए, या फिर कई चीजें थी, तब रिस्पेक्ट थी। समाज के लोग तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि पत्रकार है, इसे ज्ञान है, ये अच्छा आदमी है। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज तो ये जो लोग कह देते हैं कि भाई 100-200 रुपए के माइक आईडी लेकर के
5,000 रुपये का मोबाइल लेकर के लोग फील्ड में उतर जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे देखते हो आप? क्योंकि उसकी वजह से कई जगह मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, जो एक्चुअल में कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, जो एक ऐसी सोच के साथ फील्ड में उतरे हैं कि कुछ बदलाव लेके आएंगे, उनकी शायद छवि धूमिल हो रही है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप कभी भी किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, आप समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और आप किस किस को सलाह देंगे। तो ये बात है कि जो व्यक्ति आ रहा है इस फील्ड में, उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि ये दौर वो तो रहा नहीं कि आपको किसी संस्थान के लिए, मान के चलो कि बड़े टीवी चैनल के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए आपको जॉब करनी है, काम करना है, या फिर अखबार में काम करना है, आपको किसी प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिजिटल तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने एक जीमेल आईडी बनाई, उसके बाद उसने एक चैनल क्रिएट कर लिया और कोई नाम उसको दे दिया। आजकल तो नाम भी ऐसे होते हैं कि आप न्यूज़ से रिलेटेड नाम ही नहीं होते, उन नामों को देख के हंसी आती है। लोग न्यूज़ के नाम पे कॉमेडी करते हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद अपलोड कर देते हैं। तो कैसे आप रोक पाएंगे? पहली बात तो ये है, और ना वो लोग रुकने वाले हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या जिन्हें अच्छा करने की सोच के साथ यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली है, वो लोग अपना काम करें। ये जनता, मैं ये मानता हूँ, पब्लिक जो आपके व्यूअर हैं वो आपके सेंसर करते हैं आपकी चीज़ें। और आज भी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म जो टीवी चैनल थे उनसे बड़े, जैसे ललन टॉप अभी कितना ज़्यादा वायरल हुआ था, उनके एक वहाँ ओनर माने जाते थे, वो ओनर थे नहीं, एम्प्लॉय थे, सौरभ द्विवेदी। उन्होंने अभी रिजाइन किया तो लोगों को पता लगा और फिर लोगों को तकलीफ भी हुई, और इतना बड़ा नाम बन गया था कि वो टीवी में भी अपना एक शो करते थे बड़े टीवी चैनल के साथ। तो आप डिजिटल आपको पहचान देता है, डिजिटल में व्यूअरशिप अच्छी मिलती है, लेकिन पब्लिक समझती है, पब्लिक आपको सेंसर कर देगी कि आप सही हैं, गलत हैं। एक चीज 5,000 के मोबाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने, शुरुआत हमारी थी, हमारी भी कोई बड़े उससे नहीं थी, कभी हम मोबाइल से भी शूट करते थे। आज भी मैं मोबाइल से शूट कर लेता हूँ, उससे पहले मैं कैमरे से शूट करता था, आप देखते थे। अब मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्वालिटी वर्क होना चाहिए, कैमरे से या फिर मोबाइल से आप पत्रकार, आप क्या दिखा रहे हो लोगों को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बीच में एक आपने कहा भी कि रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो शायद आपको भी आइडिया होगा वैसे तो, कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए भी नियम निकाले गए थे। एथिक्स एंड गाइडलाइंस के लिए पूरा नियम निकाला गया था, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जिन लोगों को नहीं पता है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की mib.gov.in उनकी साइट है, उसकी डिजिटल मीडिया में जा करके, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनके हैं, उनमें आप जा करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ है, काफ़ी अच्छा खासा उसमें डिटेल्स दिया है। और उसमें सबसे पहली लाइन जहाँ पर मैं पढ़ पाया था कि उसमें यही लिखा था कि जो रूल्स किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स, रेडियो वगैरह जो भी उसमें आते हैं, उनके ऊपर जितने भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वो तमाम कंडीशंस डिजिटल मीडिया पे भी अप्लाई हैं। बाकायदा वहाँ पर एक फॉर्मेट भी मांगा गया है कि आप हमें अपना जो भी आप कर रहे हैं उसका एक ये फॉर्म भर के आप हमें भेजिए भी, तो वो भी है। मतलब रूल्स तो हमारे लिए हैं, रूल्स हम मेन स्ट्रीम में भी आ गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब रूल्स आ गए हैं, मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, और लोगों के बीच में एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ और नियम भी कड़े होने चाहिए, कि ताकि जो व्यक्ति केवल मज़े के लिए यहाँ पर आ रहा है, केवल एक धौंस दिखाने के लिए आ रहा है, वो लोग इस लाइन में ना आ पाएँ। कुछ सीरियस जो पत्रकारिता के लिए आना चाह रहे हैं, केवल वही आ पाएँ। तो क्या वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ये बहुत ज़रूरी भी है आने वाले वक्त में। मैं मानता हूँ कि 5 साल के बाद जितना जो भी इलेक्शन होगा, जैसे हरियाणा विधानसभा में एक MLA साहब हैं, उन्होंने खुद ये बात उठाई थी, वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं वो,
कि ऐसे ऐसे मुझे प्रेशराइज किया गया था इलेक्शन में पत्रकारिता के नाम पे और ऐसे पैसे मांगे जाते थे। कुछ एक पे आरोप भी लगते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं। तो देखिए रूल्स तो, हालांकि आरोप तो बड़े पत्रकार जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी पे भी लग सकता है, क्योंकि और गलत वो व्यक्ति भी करते जी बिल्कुल। और एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ बीच में कि एक न्यूज़ चैनल के पास किसी भी तरह का कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता है, और ऐसे में उस न्यूज़ चैनल को सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट बेस पर ही जाना पड़ता है। और जो कुछ लोग उसके पास आते भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर किसी व्यवसायी कोई होता है, तो वो अपनी उन चीज़ों को लेकर के आते हैं। कुछ लोग अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कराते हैं, कुछ लोग अपना खुद का भी प्रमोशन कराते हैं कि आप मुझे दिखा दीजिए, मेरी ये चीज़ों को दिखा दीजिए। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर उन लोगों से बाकायदा एडवर्टाइजमेंट चार्जेस लिए जाते हैं और उसके बाद ही उन लोगों की उन चीज़ों को दिखाया जाता है। जो भी लोग आपसे, अगर कहीं आपका कोई सामाजिक कार्य है या कुछ और है, तो उसमें अगर कोई पैसा मांगता है तो वो वहाँ पे गलत है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्लैकमेल नहीं करना है। आप अगर इच्छा शक्ति से अगर कोई अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, चाहे डिजिटल हो, मेन स्ट्रीम हो या फिर कोई और क्रिएटर हो। अब बड़ा बॉलीवुड स्टार भी तो बाहर आके कोई पैकेट उठा के बोलता है, वो उसके चार्जेस करता है, करोड़ों रुपए करता है। और मैं जहाँ तक देख पाता हूँ विनोद कि बहुत सारे क्या मैं ये कह सकता हूं कि 99% जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग खुद को अपने को शो करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं कि मुझे कैमरे के आगे ले लीजिए, मैं आना चाहता हूं। मैं जबकि उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि बस मुझे दिखा दीजिए, मुझे थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से शायद पैसे मांगे जाते हैं, और जब उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा मांगा जाता है तो वो नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे शायद आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं कि हमें प्रेशराइज किया जाता है, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होता होगा। इंडिया में खास करके आप किसी नेता को प्रेशराइज करें, ऐसा तो शायद संभव नहीं है। जी बिल्कुल। नेताओं से बड़ा इस देश में आपको पता है कौन, हालांकि हो सकता है, लेकिन नेताओं से बड़ा कहाँ हो पाता है। बिल्कुल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कई बार आपस में तालमेल बिगड़ जाता है, वाद विवाद का रूप ले लेते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में कह भी दिया हो कि मैं तेरी ऐसी खबरें चला दूंगा। डिजिटल पे जैसे आपने वो बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति छोटा सा गैजेट यानी एक 5-10 हजार के मोबाइल से शुरुआत बिना नॉलेज के, मेरा कहने का मतलब ये भी है कि वो लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो जिनको नॉलेज ही नहीं है, उनको ना किसी रूल्स के का पता है ना कुछ है, कहीं भी किसी के पर्सनल मैटर में घुस जाते हैं, कहीं भी किसी भी ऑफिस में बिना परमिशन के घुस जाते हैं, जो कि एथिक्स के भी खिलाफ है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं मैं तो चाहता हूं कि इस पे कुछ रूल्स बन जाएं, और मतलब ये थोड़ा सा सेफ प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल मीडिया भी थोड़ा सा सेफ हो, और हमें भी उतनी ही फिर शायद इज्जत मिल पाएगी जितनी पहले वाले पत्रकारों को मिलती थी, चाहे वो मेन स्ट्रीम में, चाहे वो पहले किसी अखबार का रिपोर्टर रहा हो, चाहे फिर किसी टीवी चैनल का। नहीं, देखिए दौर बदलता है। अब शुरुआत हुई प्रिंट की, उसके बाद रेडियो आया, रेडियो में भी जर्नलिज्म होता था, उसके बाद टीवी आ गया, उसके बाद टीवी के बाद ये डिजिटल मीडिया आ गया। और डिजिटल मीडिया में आप देखिए किसी भी टीवी चैनल, जो न्यूज चैनल है, उनके सबके प्लेटफॉर्म तो हैं वहीं पे, और किसी से आप लिंक मांगोगे या किसी की भी व्यूअरशिप है तो सब सोशल मीडिया से तो कमा ही रहे हैं। बस तब आपको कुछ वक्त पहले यूट्यूबर कह के आपको कहीं ना कहीं जो किसी संस्था के साथ नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ यूट्यूबर शब्द इस तरीके से परोसा जाता था। और खास करके यूट्यूबर पत्रकारिता से जुड़े युवकों के लिए या युवतियों के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी प्रिंट मीडिया में छपा आता है कि फलाने यूट्यूबर के ऊपर कार्रवाई हुई, ये क्या, ये आपस में एक दूसरे के साथ हो सकता है। टीवी की और अखबार की भी नहीं बनती थी, रेडियो और अखबार की भी नहीं बनती। अच्छा, आज इसी बात पे और पूछना चाहूंगा कि आज के दिन आप क्या देखते हो, क्या टीवी और अखबार के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी डिजिटल मीडिया के साथ बन पाती है, कहीं तालमेल बैठ रहा है? अब तो वो लोग ही खुद यूट्यूब पे चैनल बना के खड़े हैं। और मैं तो जैसे यहाँ लोकल में है, यहाँ पे हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग भाईचारा है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर यूट्यूबर जितने भी हैं, मतलब डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, वो उनकी एक अलग लॉबी है और बाकी की एक अलग लॉबी है, और दोनों में मतलब डिफरेंस करने की पूरी कोशिश रहती है। और हमेशा जो टीवी या अखबार के शायद पत्रकार हैं,
कहीं ना कहीं उनका भी कोशिश रहती होगी कि इनको वो चीज़ें पहले ना मिल जाएं, तो पहले हमें ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक्सक्लूसिव के लिए तो हर कोई कंटेंट के लिए तरसता है। इसका मैं आपको बताऊंगा। इसे देखिए, दो भाई भी आपस में सगे भाई हैं, और एक वक्त में एक भाई ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है, ज़्यादा नाम कमा रहा है, तो दूसरे भाई को जेलेसी होने लगती है। वो चीज़ें तो हमारे समाज का हिस्सा है, मानव की प्रकृति है, उस चीज़ का तो हम कह नहीं सकते कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक में इसी फील्ड में है। आप दुकानदारों में चले जाएं, आप किसी पॉलिटिक्स में चले जाएं, आपस में आरोप प्रत्यारोप, सब लोग एक दूसरे के साथ, मानव जीवन भी ऐसा ही, आपको पता है कि एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए लगे रहते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं, ऐसी सोच के होते हैं, हालांकि एक दूसरे का सपोर्ट भी होता है। और दूसरा यहाँ भी मैं आपको बता दूं, आपको भी, जैसे आपने भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम किया है, आप लोग भी अपना अखबार चलाते थे, ऐसे ही मैं भी अखबार में बड़े संस्थान में मैं जॉब करता रहा हूँ, और वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे जॉब थोड़ा ये था कि जॉब के साथ एक बाउंडेशन भी आती है, जॉब में लिमिटेड चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ ऐसा कोई न्यूज़ चैनल टीवी का नहीं है, सैटेलाइट नहीं है जिसने मुझे ऑफर नहीं किया हो जॉब, और अच्छी सैलरी के साथ बड़े ब्रांड ने मुझे ऑफर किया है, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ संतुष्ट हूँ। मैं थैंक कर देता हूँ, उनको शुक्रिया कर देता हूँ और मना कर देता हूँ। तो इसमें ये थोड़ी है कि आप भाई अच्छा काम कहीं पे भी कर सकते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें होती हैं, अगर कहीं गलत हो भी रहा है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरा आपस में सबके साथ जुड़ाव अच्छा है। तो अभी अगर विनोद शर्मा जाते हैं किसी ऑफिस में तो कितना वेलकम होता है? वेलकम तो मैं सोच के नहीं जाता, ऐसा तो मैं आज भी सेम, आज से जब शुरुआत की थी वैसे ही लेवल पे देखता हूँ अपने आप को, और मेरी ऐसी इच्छा शक्ति भी नहीं होती कि मुझे जाके वहाँ से कोई स्पेशली इस तरीके से वो करे, मोबिलाइज। मेरा ये रहता है कि मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करता हूँ, सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट उतनी ही करते। जनता के बीच में कैसा मिलता है? पब्लिक के बीच में बहुत प्यार मिलता है। पब्लिक, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। कई बार किसी व्यक्ति से मैं मिला और वो मेरे से 1 घंटे बात कर रहा है, तो मुझे टाइम, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उससे 1 घंटे भी बात कर लेता हूँ, और वो व्यक्ति उस दौरान मुझे ऐसा एहसास नहीं होने देता कि वो मुझे जानता नहीं है, क्योंकि वो मुझे रोजाना स्क्रीन पे देखता है। और वो ऐसे, फिर कई बार तो जैसे आप किसी से फॉर्मल बात करेंगे, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो आप मुझे विनोद जी कह रहे हैं, विनोद शर्मा कह रहे हैं, कुछ लोग तो मुझे विनोद कह के बोलने लगते हैं, या फिर कुछ लोग तो जो एज में ज्यादा बड़े होते हैं वो बेटा कहने लगते हैं। तो आपस में ऐसे बोलने लगते हैं जैसे मेरे फादर ही बात कर रहे हैं, या फिर मेरा कोई दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है। ऐसे बातें करते हैं, घर की बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो रोजाना स्क्रीन पे देखते हैं। तो पब्लिक तो मैं बाकमाल प्यार, मतलब सब्सक्राइबर मिलते हैं तो एक फीलिंग, जैसे वो मुझे जानते हैं कई सालों से या आपस में, तो मैं भी उनको ये फील नहीं होने देता कि मैं उनसे कितना अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उनसे कितना ज्यादा मतलब जुड़ पा रहा हूँ। तो आने वाले भविष्य को कैसे देखता है विनोद शर्मा की? पत्रकार ही बने रहना है, अब एंकर के तौर पर ही काम करते रहना है, या फिर वो जो एक कीड़ा था पहले कि भाई कैमरे के आगे जाना है, हीरो बनना है, तो हो सकता है बड़े पर्दे पे ना, इस छोटी स्क्रीन के ऊपर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिजिटल क्रिएटर के तौर पर कहीं आगे सामने आए? अब ज़्यादा इच्छा नहीं है, और मैं सच बताऊं, मैंने शुरुआत भी आपको बताई थी वो बातें कि मैं पत्रकार बनने नहीं आया था, और ना मेरी कभी सोच थी। हालांकि मैं प्रभावित बहुत होता था जब हमारे कॉलेज में कोई पत्रकार कवरेज के लिए जाते थे, तो अलग से हमारे प्रोफेसर ये बोलते थे कि फलाने चैनल से आए हैं, फलाने पत्रकार हैं, तो अट्रैक्शन होता था, क्योंकि किसी आदमी को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उसके प्रति हर कोई अट्रैक्ट होता है। जैसे टीवी कलाकार हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, या इन लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो होता था ऐसा। लेकिन मैं बनना नहीं चाहता था पत्रकार, मुझे नहीं पता, मैं एक्सीडेंटली ऐसे बन गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने शुरुआत की तो मुझे अप्रिसिएशन इतना मिलने लग गया कि मैं अब पीछे नहीं जा सकता। आज तो मैं बता रहा हूँ आपको, टीवी चैनल मुझे अच्छी सैलरी के साथ ऑफर करते हैं, और कुछ तो ऐसे टीवी चैनल हैं जो मेरे जैसे, मेरा कोई दोस्त ही काम कर रहा है या मुझसे बड़ा सीनियर काम कर रहा है, उसके लिए मुझे ऑफर आ गया,
अब उसको वहां से निकाल दें और मुझे वो पैसा मिल जाए, वो सैलरी मिल जाए, वो चैनल मिल जाए, ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि भाईचारा पैसे से बड़ा है। भाईचारा तो ऑन टॉप। जी, ऑन टॉप है। तो आपस में एक साथ बैठ के खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कैसे बिल्कुल। उनकी वो चैनल छीन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोगों का प्यार है, इतने लाखों लोग जुड़ गए इतने कम समय में, ये मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। लोगों का प्यार है और इसको मैं शायद ही छोड़ पाऊँ। ठीक है, तो अब व्यवस्था बदल रही है। यूट्यूब से लोग फेसबुक की तरफ रुख कर गए, फेसबुक से अब इंस्टाग्राम की तरफ रुख कर गए, और आने वाले समय शायद और किसी प्लेटफॉर्म का भी हो सकता है। तो ऐसे इस दौर में जो इतना क्विकली चेंज कर रहा है कि हम सोचते हैं उससे पहले चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसे में क्या भविष्य देख पा रहे हैं? मैं जो रिप्लाई दूंगा ये शायद उन क्रिएटर के लिए बड़ा डरावना होगा, जो खास करके न्यूज़ फील्ड में आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, उसके साथ साथ जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं। पहली बात तो मुझे कंटिन्यू ये काम करना है जब तक सोशल मीडिया रहेगी, मेरी ऐसी इच्छा है। क्योंकि घर पे जब जाता हूँ, अभी बेटी तो है मेरे पास, छोटी सी है, बेटी है, वो भी प्यारी हालांकि सी स्क्रीन बेटी पे है देखती है भाई के पास, और वो देखती है। जी। मेरी पत्नी है, वो देखती है और मुझे सुझाव भी देती है। और पापा हैं, पापा डेली मेरी जब भी नोटिफिकेशन जाता है तो न्यूज़ देखते हैं, मदर भी देखती हैं कभी कभी। तो फैमिली में जैसे हर कोई सपोर्ट करता है और वो देखते हैं मुझे एज ए क्रिएटर, तो फिर मैं इसको स्किप तो कर नहीं सकता। दूसरी बात, लोगों की भी उम्मीदें हो गई हैं, और जो लोग थोड़ा सा भी अच्छा खासा नाम बना चुके हैं वो छोड़ के जा ही नहीं सकते और काम भी नहीं कर सकते। एक वक्त के साथ आप किसी काम के साथ अगर इतना जुड़ गए तो आप और कुछ काम नहीं कर सकते। इनकम कहाँ से आएगी, क्योंकि इनकम खत्म हो रही है। जी, वो चीज़ें हैं। और दूसरी जॉब्स भी कहाँ हैं, अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे कहीं पे। मैं जब आज से 2017 में 16 में वो जॉब कॉलेज में, शायद 2017 की बात है, तो कॉलेज में जॉब लग गया था, उसको भी मैंने स्किप किया। उसके लिए मैंने फिर प्रयास ये नहीं किए कि मैं उसको कंटिन्यू करूं या वो चीज़ें हैं। तो फिर अब तो कर ही नहीं सकता। उस टाइम भी उसमें ठीक सैलरी थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आज तो उससे खर्चे भी नहीं चलेंगे। वो चीज़ें, आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा डरावनी बात जो मैं कहने वाला था वो ये है कि रूस में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अमेरिका से लॉन्च होता था, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब बैन कर दिए। तो जब रूस कर सकता है तो किस दिन ऐसा किसी दिन हो गया कि इंडिया ने एक दिन मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और भाई और बहनों आज से ये प्लेटफॉर्म बंद, जैसे टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक हुआ है, इंडिया में भी कई सैकड़ों ऐसी ऐप्स हैं जो बैन कर दी गई हैं। टिकटॉक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया में बंद है। हाँ, तो ऐसा ना सोच के चलें जो लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, कि भाई मैं यहाँ पर शंभू हूँ, मैं भगवान हूँ, मैंने एक बार 1 लाख या 10 लाख या मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं। आप नहीं हैं यहाँ पे, आपसे बड़े लोग हैं जो नेता मैंने बताया और जो इस सिस्टम को चलाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि देश को नीड होती है। आज रूस को खतरा लग रहा था तो उन्हें लगा कि वो उनकी जानकारियां और डेटा लीक भी होता है। कोई व्यक्ति अगर कैमरा किसी के पास है मोबाइल में और किसी के माइक्रोफोन जो होता है, माइक होता है, वो है, तो आप आज़ाद नहीं है। ये बात कहीं कोई सोच। चाइना कर चुका है, मुझे आइडिया है चाइना का। रूस का मुझे आइडिया नहीं है कि कब किया, लेकिन 3 दिन पहले की बातें हैं। तो हो सकता है मैं स्किप कर गया हूँगा, लेकिन चाइना कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। टिकटॉक बैन हो सकता है तो ये भी बैन हो सकते हैं, और ऐसे में हालात शायद बदतर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या किया जाए, क्योंकि आज के दिन इधर मोदी जी कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कीजिए। बजट आया था, बड़े क्रिएटर को सम्मानित करते हैं, बिल्कुल, और बजट आया, अब उसमें भी काफ़ी चीज़ों के बारे में रहा कि ऑनलाइन आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, वहाँ पर आप कमा सकते हैं, इस तरह की भी चीज़ें सामने निकल के आई। तो अगर ये बंद होता है तो क्या सोचा, क्या करेंगे? इससे पहले मैं, हालांकि जो समझदार लोग हैं वो अपना सेकेंडरी बी प्लान हमेशा साथ लेके चलते हैं, और जिनके पास, विनोद शर्मा ने बनाया क्या बी प्लान? अभी मैं फुली मतलब यहीं पे प्रिपेयर्ड हो, यहीं पे बेस्ड हूँ। ओके। लेकिन मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस दौर में पूरा वर्ल्ड
वैश्विक मंदी है या फिर आपस में जॉब्स नहीं है, ये चीज़ें इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं देशों के बीच में, रोजाना आप खबरें देखते हैं, तो ऐसा तो क्लियर नहीं है कि कब क्या हो जाए। आप ये ना मान के चलें कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ। इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपके हाथ का नहीं है, वो यूट्यूब का है, वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, उसका कोई ओनर है और वो कब फैसला ले ले, और उससे बड़ा आपकी सरकारें हैं, आपका जो बॉस है इस देश का या फिर राष्ट्रपति या पीएम, वो कुछ भी फैसले ले सकते हैं देश हित के को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो सोचे ना, हर आदमी की अपनी फिर दोबारा से आप उससे पहले कोई ना कोई ऐसा बैकअप प्लान बी प्लान तैयार कर लें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और फिर आप मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी जो पढ़ाई छोड़ के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं +2 से पहले ही क्रिएटर बन गए। मैं हैरान होता हूँ, कई बार मेरे टीचर हैं, उनका फ़ोन आता है कि विनोद भाई एक बार आपसे मिलना है, एक बार घर पे आ सकते हो क्या। जब उनका बच्चा 5th या 6th क्लास में या 8th क्लास में है और वो मुझसे पूछता है कि भैया या अंकल मैं ये कर सकता हूँ क्या स्टार्ट, मुझे गेमिंग करनी है या ये करना है, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि अभी उसका पढ़ाई का टाइम है और वो गेमिंग या फिर और कोई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। तो ये ना करके आप अपना बेस बनाएं, अच्छी पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। अच्छे अच्छे क्रिएटर जो इंग्लिश बोलते हैं या कई लैंग्वेज का जो जिनको नॉलेज है, विदेशों में घूम के भी पैसे कमा रहे हैं, या आपकी वैल्यू मतलब आपके अंदर चीज़ें हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहूँगा, और शायद क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, कि सुना होगा आपने भी, काफ़ी सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो सैटेलाइट लाइसेंस हैं उनको सरेंडर कर रहे हैं। और अगर हम पहले की तुलना में देखें तो अब कहीं ना कहीं चैनल्स की जो पहले भरमार दिखाई देती थी, बहुत सारे चैनल्स होते थे, अब उनकी जगह कुछ लिमिटेड से ही चैनल्स रह गए हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो मीडिया का एक जो सोर्स था वो शायद कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और डिजिटल पे ही सब कुछ होगा? हो सकता है इसका स्वरूप यूट्यूब बंद हो जाए, गूगल बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पे बैन हो जाएं, ठीक है, या ख़त्म हो सकता है। जैसे गूगल का एक और पुट आता था प्लेटफॉर्म, वो ख़त्म हो गया, ऐसे ही हो सकता है ये प्लेटफॉर्म्स भी ख़त्म हो जाएं। लेकिन क्या इसका एक अल्टरनेटिव आप वेबसाइट के तौर पे देख पा रहे हो? नहीं, जब पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा तो एंड्रॉइड को भी बैन किया जा सकता है, इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो की बात है। लेकिन अगर क्योंकि इंटरनेट अब बंद होना शायद पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो किसी खास एप्लीकेशन स्पेशली वेबसाइट पे किया जा सकता है, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये वेबसाइट का दौर नहीं है। आज से 2 साल पहले जिन लोगों ने काम किया है वेबसाइट पे, जैसे हम भी रन करते हैं अपनी वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट पे जिन लोगों ने काम किया वो लोग मोटे पैसे कमा के, और अभी कोई अपना सेकंड बी प्लान में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। किसी ने फैक्ट्री लगा ली, किसी ने गाड़ियां बना ली, किसी ने और बिजनेस लगा लिया। तो जो समझदार लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ, बी बैकअप उन्होंने तैयार कर लिया, जो समझदार लोग थे। दूसरी बात ये भी नहीं है कि यूट्यूब बैन हो गया, फेसबुक बैन हो गया तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया का नहीं आएगा। इंडिया अपना ऐप लॉन्च कर देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुश्किलें उन व्यक्तियों को होगी जो आज का क्रिएटर है, जिसका बड़ा फेस बन गया, अच्छी बात है। लेकिन आज मैंने एक लड़की को देखा, उसके 1.2 मिलियन फॉलोअर थे और मैं उसे नहीं जानता, जबकि मैं रोजाना स्क्रॉल करता हूँ, मैं क्या चल रहा है फील्ड में मैं देखता हूँ, तो उसके 1.2 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हुए और उसे मैं नहीं जानता, आसपास खड़े लोग नहीं जानते, वो क्या कर लेगी? वो आज उन फॉलोअर्स को दिखा के कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रही है, पैसे कमा रही है या ऑनलाइन कमा रही है, वो क्या कर लेगी? जिनका फेस है वो तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, यूट्यूब पे फेस था, यूट्यूब बैन हो गया, डिमोनेटाइज हो गया, वो फेसबुक पे चले गए, फेसबुक पे बैन हो गया, इंस्टाग्राम पे चले गए। आपका फेस बन गया तो आप मार नहीं खाएंगे, कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा तो भी आप वहां से कमा लेंगे। ये तो डर है नहीं, जिन लोगों का फेस बन गया। लेकिन जिन लोगों का फेस भी नहीं है, जिनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो तुक्के से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किलें होंगी। बाकी ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्यूचर जो है वो एकदम अंधकार में है। जी, तो बैकअप प्लान तैयार रख लीजिएगा जी, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, चाहे अभी आ चुके हैं तो उनको अपना बैकअप प्लान तैयार शायद उन्होंने कर ही लिया होगा, और जो नहीं आए हैं उनको शायद सोच करके आना चाहिए कि इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। और जो इस फील्ड में आना चाहता है, डिजिटल मीडिया के इस फील्ड में आना चाहता है, सूचना
के आदान प्रदान के फील्ड में जो आना चाहता है उसको पहली चीज़ यही सोच लेनी है कि पैसा यहाँ से नहीं कमाया जा सकता है, और दूसरा यही सोचना है कि समाज के भले के लिए अगर वो आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, जनता उनको वेलकम करेगी। और अगर वो केवल अपना पैसे को देख करके आ रहे हैं तो भैया आप लोगों के लिए फील्ड नहीं है, और आप लोग कोई और दूसरा तरीका देख लो अपना जो पैसा कमाने का है। फिर आप कोई डिजिटल क्रिएटर दूसरा बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह जो भी आप बनना चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन सूचना के आदान प्रदान में मतलब एज एन रिपोर्टर, जर्नलिस्ट के तौर पर वो आप ना आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस फील्ड में डेडिकेशन ज़रूरी है और पैसा नहीं है। सही बात है? ऐसा ही है। बिल्कुल। आपको पैसा कमाना है तो न्यूज़ फील्ड को ना चुने, बिल्कुल, पैसे कमाने के लिए। और बाकी शायद आपको हमारी बातचीत से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि क्या तो तकलीफ़ें होती हैं और क्या आने वाले समय में और ज़्यादा बड़े इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इस लाइन में आने के। तो आज मेरा भी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब मुझसे भी मिलते थे तो यही पूछते थे, अरे आप तो बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे होंगे। तो भैया पैसे की बात यहाँ पर यही है, इधर विनोद शर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है, और मैं भी अब आप लोगों को बता दूं कि पैसा नहीं है यहाँ पर। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों तक सूचना पहुँचा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों तक जितनी सच चीज़ें पहुँच सकें, स्पष्ट चीज़ें पहुँच सकें, हम वो आप लोगों तक पहुँचा सकें। मैंने अपना प्लान भी रेडी करके रखा है, कुछ चीज़ों में मैं पहले से काम कर रहा हूँ, तो मेरा इनकम सोर्स कुछ और है। यहाँ विनोद जी ने बता ही दिया है कि बैकअप प्लान तैयार है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई हो जाएगा। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा, प्लान के साथ आइएगा, और केवल ए प्लान के लिए नहीं, बी प्लान आपका साथ होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सी डी भी रखना, नहीं तो इस लाइन में आने वाले बहुत पछताते हैं। बाकी विनोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं कह ही रहा हूँ विनोद भाई, मैं विनोद शर्मा से और विनोद जी से मैं वापस विनोद भाई पे आ गया हूँ। ठीक है, वो भाईचारा ऑन टॉप है। और मैं मतलब एक्चुअल में कई बार लोग पूछते हैं कि कोई अच्छा लगता है, तो मुझे विनोद भाई अच्छे लगते हैं। इनकी जो शैली है, मैं कहूँगा आप लोगों को कि भिवानी अपडेट करके चैनल है भाई का, और अगर आपको भिवानी की खबरें, आसपास की खबरें, कुछ अच्छी नॉलेजेबल चीज़ों के साथ अगर आपको देखनी है तो भाई के चैनल पर ज़रूर जाइएगा। और बाकी हम हैं दादरी के लिए, तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और भैया प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि पैसा नहीं है लेकिन आपका प्यार हमें बहुत चाहिए, भर भर के चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। और जो लोग आज इस लाइन में आने की सोच रहे हैं उनको कुछ एक पर्टिकुलर सीधी सी सलाह मिल पाए। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों को और हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई जगह से, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई सूचनाओं के साथ। और कुछ बदलाव कर रहे हैं चैनल में, तो वो चैनल के बदलाव आप अभी देख ही पा रहे होंगे, तो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।